मगर हाय तुम्हारी विजय का वह दिन देखने के लिए मैं कभी जिंदा नहीं रहूँगा, जब दृढ़ता और दिलेरी से तुम गरुड़ के पंखों पर बैठोगी और ऊपर ज्ञान और सुखद स्वतंत्रता के क्षेत्र में उड़ान भरोगी। डेरोजियो की उसकी क्रांतिकारिता के कारण 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया और वह उसके तुरंत बाद 22 वर्ष की युवावस्था में हैजे से मर गया। ठीक है, हैजा से मर गया। उसके अनुयायियों ने पुरानी और हंसोन्मुख प्रथाओं, कृत्यों और रिवाजों की घोर आलोचना की। वे नारी अधिकारों के पक्के हिमायती थे। उन्होंने नारी शिक्षा की मांग की, किंतु वे किसी आंदोलन को जन्म देने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनके विचारों को फलने फूलने के लिए सामाजिक स्थितियां उपयुक्त नहीं थीं। उन्होंने किसानों के मसायल के सवाल को नहीं उठाया और उस समय भारतीय समाज में ऐसा कोई वर्ग और समूह नहीं था जो इनके प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता। यही नहीं, वे जनता के साथ अपने संपर्क नहीं बना सके। वस्तुतः उनकी क्रांतिकारी किताबें थी, वे भारतीय वास्तविकता को पूरी तरह से समझने में असफल रहे। इतना होते हुए भी डेरोजियो के अनुयायियों ने जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा शिक्षित करने की राम मनोहर राय की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कंपनी के चार्टर सनद के संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार, जूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई, अत्याचारी जमींदारों में रैयतों की सुरक्षा और सरकारी सेवाओं में के उच्चतर वेतनमानों में भारतीयों की रोजगार देने जैसे सार्वजनिक प्रश्नों पर आम आंदोलन चलाए। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा, जिनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे और जिनकी कमजोरियों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ब्रह्म समाज बना रहा, मगर उसमें कोई खास दम नहीं था। देवेंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे पुनर्जीवित किया। देवेंद्रनाथ भारतीय विद्या की सर्वोत्तम परंपरा तथा नवीन पाश्चात्य चिंतन की उपज थे। उन्होंने राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। उनमें राममोहन राय और डेरोजियो के प्रमुख अनुयायी तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर और रक्षा कुमार दत्त जैसे स्वतंत्र चिंतक शामिल हो गए। तत्वबोधिनी सभा, उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। उसने बंगाल के बुद्धिजीवियों को विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1843 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और उनमें नया जीवन डाला। समाज ने सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयत की दशा सुधार और आत्मसंयम के आंदोलन का समर्थन किया। भारत में उस समय एक दूसरा बड़ा व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। यह व्यक्तित्व था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर महान विद्वान, समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। उनका जन्म 1820 में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने को शिक्षित करने के लिए कठिनाइयों से संघर्ष किया और अंत में 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर पहुँचे। यद्यपि वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तथापि उनके दिमाग के दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उसके लिए खुले हुए थे। वे भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के एक सुखद संयोग का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सब के अलावा उनकी महानता, उनकी सच्चरिता और प्रखर प्रतिभा
में निहित थी। उनमें असीम साहस था तथा उनके दिमाग में किसी प्रकार का भय नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने सही समझा उसे कार्यान्वित किया। उनकी धारणाओं और कार्य तथा उनके चिंतन और व्यवहार के बीच कोई खाई नहीं थी। उनका पहनावा सादा, उनकी आदतें स्वाभाविक और व्यवहार सीधा था। वे एक महान मानवतावादी थे। उनमें गरीबों, अभागों और उत्पीड़ित लोगों के लिए अपार सहानुभूति थी। बंगाल में आज भी उनके उदात्त चरित्र, नैतिक गुणों और अगाध मानवतावाद के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे अनुचित सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सके। गरीबों के प्रति उनकी उदारता अचंभे में डालने वाली थी। शायद ही कभी उनके पास कोई गर्म कोट रहा, क्योंकि निरपवाद रूप से उन्होंने अपना कोट जो भी नंगा सड़क पर पहले मिला उसे दे दिया। आधुनिक भारत के निर्माण में विद्यासागर का योगदान अनेक प्रकार का था। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल में आती है। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में सहायता दी। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए कि वो संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्कालीन एकाधिकार के विरोधी थे। संस्कृत अध्ययन को स्वगृहीत अलगाव के नुकसानदेह प्रभाव से बचाने के लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना में सहायता दी जो अब उनके नाम पर है। सबसे अधिक विद्यासागर को उनके देशवासी भारत की पद-दलित नारी जाति को ऊंचा उठाने में उनके योगदान के कारण आज भी याद करते हैं। इस क्षेत्र में वे राम मोहन राय के सुयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा संघर्ष चलाया। उनके मानवतावाद को हिंदू विधवाओं के कष्टों ने पूरी तरह उभारा। उन्होंने उनकी दशा को सुधारने के लिए अपना सब कुछ दे दिया और अपने को वस्तुतः बर्बाद कर दिया। उन्होंने 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में अपनी शक्तिशाली आवाज़ उठाई और इस काम में अगाध परंपरागत विद्या का सहारा लिया। जल्द ही विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ हो गया जो आज तक चलता आ रहा है। 1855 के अंतिम दिनों में बंगाल, मद्रास, बम्बई, नागपुर और भारत के अन्य शहरों में सरकार को बड़ी संख्या में याचिकाएं दी गई। 1855 बंगाल, मद्रास, बम्बई, नागपुर और भारत के अन्य शहरों में सरकार को बड़ी संख्या में याचिकाएं दी गई जिनमें विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाने के लिए एक एक्ट पास करने का अनुरोध किया। यह आंदोलन सफल रहा और एक कानून बन गया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ। देश के विभिन्न भागों में अनेक अन्य जातियों की विधवाओं को प्रचलित कानून के तहत यह अधिकार पहले से ही प्राप्त था। एक प्रत्यक्ष दृष्टा ने उपर्युक्त विधवा पुनर्विवाह समारोह का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया। मैं यह दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा जब पंडित विद्यासागर अपने मित्र दूल्हे के साथ एक बड़ी बारात में आगे आए। तब दर्शकों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि घूमने फिरने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं थी और कई लोग बड़े नालों में गिर गए। उन दिनों कलकत्ता की सड़कों के किनारे नाले बने होते थे। समारोह के बाद हर जगह चर्चा का यह विषय बन गया। बाजारों और दुकानदारों में, सड़कों पर, सार्वजनिक चौराहों पर, छात्रावासों में, भद्र लोगों की बैठकों में, दफ्तरों और दूर ग्रामीण घरों में भी इसकी चर्चा होने लगी। जहाँ औरतों ने भी बड़ी गंभीरता से उस पर आपस में विचार विमर्श किया। शांतिपुर के बुनकरों ने एक विचित्र प्रकार की स्त्रियों की साड़ी तैयार की
जिसके किनारे पर एक नव रचित गीत की पंक्ति बुनी गई थी, जिसमें कहा गया था, विद्यासागर चिरंजीवी हो, अथवा विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के कारण विद्यासागर को पोंगापंथी हिंदुओं की कटु शत्रुता का सामना करना पड़ा। कभी कभी उनकी जान लेने की धमकी दी गई, किंतु निडर होकर वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े। उनके इस काम में जरूरतमंद दंपतियों की आर्थिक सहायता भी शामिल थी। उनके प्रयासों से 1855 से 1860 के बीच 25 विधवा पुनर्विवाह हुए। विद्यासागर ने 1850 में बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने जीवन भर बहुविवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। वे नारी शिक्षा में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से उन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें से कईयों को उन्होंने अपने खर्च से चलाया। बैथुन स्कूल के मंत्री की हैसियत से वे उच्च नारी शिक्षा के अग्रदूत में से थे। बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में हुई। वह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6वें दशक में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। यद्यपि नारी शिक्षा भारत के लिए कोई नई चीज नहीं थी, तथापि उसके विरुद्ध काफ़ी पूर्वाग्रह व्याप्त था। कुछ लोगों की यह भी धारणा थी कि शिक्षित औरतें अपने पतियों को खो बैठेंगी। लड़कियों को आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में सबसे पहले 1821 में ईसाई धर्म प्रचारकों ने कदम उठाए, मगर ईसाई धार्मिक शिक्षा पर जोर देने के कारण उनके प्रयास सफल नहीं हो सके। बैथुन स्कूल को विद्यार्थी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हुई। युवा छात्राओं के खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें गालियां दी गई। कई बार उनके अभिभावकों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। अनेक लोगों का ख्याल था कि पाश्चात्य शिक्षा पाने वाली लड़कियां अपने पतियों को अपना गुलाम बना देंगी। पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के पथ प्रदर्शक बंगाल पर पाश्चात्य विचार का असर काफी पहले महसूस किया गया था। पश्चिमी भारत में यह असर अपेक्षाकृत बाद में महसूस किया गया। वर्ष 1818 में ही बंगाल प्रभावशाली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। बम्बई के बाल शास्त्री जाम्बेकर, B.S. जाम्बेकर प्रथम सुधारकों में से थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। वर्ष 1832 में उन्होंने दर्पण नाम के एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका के उद्देश्य इस प्रकार थे: अज्ञान और त्रुटियों के धुंधु को दूर भगाना, जिनके कारण लोगों के दिमाग बंद हो गए थे, तथा लोगों पर ऐसा प्रकाश डालना जिस प्रकाश से दूसरे देशों की तुलना में यूरोप के लोग दुनिया में आगे बढ़ चुके थे। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी, तब इसके सदस्य तथाकथित नीची जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा में भी वे विश्वास करते थे। इस मंडली की शाखाएं पूना, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य नगरों में भी स्थापित की गई। नौजवानों के ऊपर इस मंडली के प्रभाव को याद करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार आरजी भंडारकर लिखते हैं, शाम के समय जब हम लोग बाहर टहलने के लिए निकलते थे, तब जात पात के भेदभाव के विषय में आपस में बातचीत करते थे और इस पर भी बात होती थी कि ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बात की चर्चा होती थी कि इनको दूर किए बिना देश की असली
तरक्की हो ही नहीं सकती। कुछ पढ़े लिखे युवकों ने मिलकर 1848 में छात्रों की एक साहित्यिक और वैज्ञानिक संस्था बनाई। इसकी दो शाखाएं थीं, गुजराती और मराठी ध्यान प्रसारक। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल आरंभ करना। यह मंडलियां सामाजिक प्रश्नों और आम वैज्ञानिक विषयों पर व्याख्यान आयोजित करती थी। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल आरंभ करना इस संस्था के लक्ष्यों में से एक था। इस संस्था के लक्ष्यों में से एक था। ठीक है, इस संस्था के लक्ष्यों में से एक था। वर्ष 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने पुणे में लड़कियों का एक स्कूल खोला। इसके तत्काल बाद और कई स्कूल खुल गए। इन स्कूल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वालों में जगन्नाथ सेठ और भाऊ दाजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फूले महाराष्ट्र में विधवा विवाह आंदोलन की अगली पंक्ति के नेता थे। ज्योतिबा फूले। ठीक है। पंडित ने पंक्ति की वर्ष 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज स्थापित किया। करसोनदास मलजी ने इस क्षेत्र के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। वर्ष 1852 में उन्होंने गुजराती भाषा में विधवा विवाह के समर्थन के लिए सत्यप्रकाश नाम की पत्रिका निकाली। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो आगे चलकर लोकहितवादी उपनाम से विख्यात हुए। गोपाल हरि देशमुख आधुनिक मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की उन्होंने वकालत की। ज्योतिबा फूले नीची मानी जाने वाली माली जाति में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण और अछूत जातियों की दयनीय सामाजिक स्थिति को वे भी अच्छी तरह समझते थे। ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ वे जीवन भर अभियान चलाते रहे। दादाभाई नौरोजी बम्बई के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। वे पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में से एक थे। पारसी कानून संघ के जन्मदाताओं में वे भी थे। इस संगठन ने महिलाओं को कानूनी हक दिलाने के लिए तथा पारसी लोगों की शादी और उत्तराधिकार संबंधी समान कानून बनाने के लिए आंदोलन किए। सुधारकों ने शुरू में अपना संघर्ष मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के अखबारों और साहित्य के माध्यम से चलाया। भारतीय भाषाएं अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा सके, इसके लिए उन्होंने प्रारंभिक पाठ्यपुस्तकें बनाने जैसा काम भी अपने हाथ में लिया। उदाहरण के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों ही महानुभावों ने बंगला की प्रारंभिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की। इन पुस्तकों को आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तव में आम जनता के बीच आधुनिक तथा सुधारवादी विचारों का प्रसार मूलतः भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हुआ। यह बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 19वीं शताब्दी के सुधारकों का महत्व उनकी संख्या के आधार पर नहीं तय किया जाना चाहिए। वास्तव में वे लोग जो नई धारा के प्रवर्तक थे, उन्हीं के विचारों और क्रियाकलापों का नए भारत की रचना पर निर्णायक असर पड़ा। अब चलिए अभ्यास। तो 19वीं सदी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। पहला, उन सामाजिक बुराइयों का वर्णन कीजिए जिनके खिलाफ सुधार आंदोलन चलाए गए। दूसरा,
उन कमियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारतीय महिलाओं को कष्ट झेलना पड़ा था। उन सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का विवेचन कीजिए जो नारी मुक्ति के लिए चलाए गए थे। ठीक है। अब चलिए 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं। सन 1857 ईस्वी में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रख दी। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, लेकिन जल्द ही यह व्यापक क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल हो गए। लाखों लाख किसान, दस्तकार तथा सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे। ठीक है, बहादुरी से लड़ते रहे। और अपनी मिसाली वीरता और बलिदानों से उन्होंने भारतीय जनता के इतिहास में एक नया शानदार अध्याय जोड़ा। सामान्य कारण 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था। वास्तव में यह औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी नीतियों और उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष का विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। एक शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेज इस देश पर धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे और इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में विदेशी शासन के प्रति जन असंतोष तथा घृणा में वृद्धि होती रही। यही वह असंतोष था जो आखिर एक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। जन असंतोष का स्वभावतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों को और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों तथा मुखिया लोगों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। हमने आरंभिक ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव का एक अन्य अध्याय में वर्णन किया है। अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियां तथा कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के अन्य सामान्य कारण रहे। खासकर जमीन की बहुत अधिक लगान के कारण जमीन का मालिकाना अधिकार बहुत सारे किसानों के हाथ से निकलकर व्यापारियों और सूदखोरों के हाथों में चला गया और वे उन कर्ज के भारी बोझ तले दबकर रह गए। वे नए जमींदार उन परंपराओं से अपरिचित थे जो पुराने जमींदारी को किसानों से जोड़कर रखती थी और इसलिए उन्होंने लगान को बेपनाह बढ़ाकर किसानों को तबाह कर दिया। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके उनसे जमीन छीन ली गई। किसानों की इस तबाही का नतीजा उन 12 बड़े तथा अनेक छोटे अकालों के रूप में सामने आया जो 1770 और 1857 के बीच 1770 से 1857 के बीच फूटे। इसी राह अनेक जमींदार और भू राजस्व की मांग बढ़ाने के कारण परेशान हुए और उन्हें खतरा पैदा हो गया कि उनकी जमींदारी की जमीनें तथा अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उनकी स्थिति घट जाएगी। जब अधिकारियों, व्यापारियों तथा सूदखोरों जैसे शुद्ध रूप से बाहरी लोगों ने उनकी जगह ले ली, तब अपनी स्थिति में गिरावट पर उनका असंतोष और बढ़ गया। और इसके अलावा निचले स्तर पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम रहे। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी
विलियम एडवर्ड ने लिखा कि पुलिस को जनता कोड समान समझती थी। पुलिस को जनता कोड समान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जनता के असंतोष का एक प्रमुख कारण था। छोटे अधिकारी रैयत तथा जमींदारों को सताकर अपना घर भरने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। न्याय की पेचीदा प्रणाली का लाभ उठाकर धनी लोग गरीबों का दमन करते रहे। धनी लोग गरीबों का दमन करते रहे। ठीक है। लगान, भू राजस्व या कर्ज पर चढ़ने वाले सूद का बकाया वसूल करने के लिए किसानों को कोड़े से पीटना, कष्ट देना या जेल भेज देना आम बातें थी। अपनी बढ़ती गरीबी के कारण लोग हताश हो गए तथा अपनी स्थिति में सुधार की आशा में आम विद्रोह में शामिल हो गए। समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में प्रशासन के अच्छी आय वाले ऊंचे पदों में शामिल नहीं किए जाते थे। इसका उन पर बुरा असर पड़ा। एक के बाद एक देसी रजवाड़ों के नष्ट होने का नतीजा यह हुआ कि भारतीय इन रजवाड़ों के प्रशासन और अदालतों में ऊंचे पदों पर थे। वे जीविका के साधन खो बैठे। अंग्रेजों का अधिकार जमन के कारण जो लोग सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए जीविका कमाते थे वे भी बर्बाद हो गए। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते थे। जब इन शासकों के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिए तो वह संरक्षण भी एकाएक कहाँ गया ब्रिटिश साम्राज्य का एकाएक। एक मिनट। हाँ, चलिए। एक संरक्षण एकाएक, अरे यार ये बार बार क्यों हो जा रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ? एकाएक समाप्त हो गया और जो लोग इस पर निर्भर थे वे गरीबी के चंगुल में जा फंसे। धर्मोपदेशक, पंडित और मौलवियों ने जो यह महसूस कर रहे थे कि उनका पूरा भविष्य खतरे में है, विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण उसका विदेशी होना भी था। अंग्रेज भारत में लगातार विदेशी ही बने रहे। उनके और भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं रहा। पहले के विदेशी शासकों की तरह अंग्रेजों ने उच्च वर्गों के भारतीयों से भी सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया। उल्टे वे प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे। भारतीयों के साथ अपमानजनक और धृष्टतापूर्ण बर्ताव करते रहे। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, उच्चतम श्रेणियों के देसी लोग तक भी बिना अंदरूनी डर के तथा बिना कांपे हुए कभी अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज भारत में बसने, इसे अपना घर बनाने नहीं आए थे। उनका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना तथा उस धन को लेकर ब्रिटेन लौटना था। भारत की जनता अपने नए शासकों के इस मूल विदेशी चरित्र को अच्छी तरह से पहचानती थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को अपना शुभचिंतक नहीं माना। ठीक है। और उनके एक एक क्रियाकलाप की शंका की दृष्टि से देखते रहे। इस तरह उनके अंदर एक धुंधली सी ब्रिटिश विरोधी भावना पहले से मौजूद थी।
1857 के विद्रोह से पहले भी अनेक अंग्रेज विरोधी जन विद्रोहियों में अभिव्यक्त होती रही। जनता के बीच बढ़ते असंतोष के इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे अंग्रेज सेनाओं की अपराजियता का भ्रम टूट गया और लोगों में यह विश्वास पनपने लगा कि ब्रिटिश शासन के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। पहले अफगान युद्ध 1838 से 1842, पंजाब के युद्ध 1845 से 1849 और क्रीमियाई युद्ध 1854 से 1856 में अंग्रेज सेनाओं की बुरी तरह पराजय हुई। 1855 से 56 में बिहार और बंगाल की संथाल जनजातियों के लोग कुल्हाड़े तथा तीर धनुष लेकर विद्रोह पर उतर आए और अपने क्षेत्र से कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन का सफाया करके उन्होंने एक जन विद्रोह की क्षमताओं को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, संथाल 1855-56 में। हालांकि इन युद्धों में जीत आखिरकार अंग्रेजों की ही हुई और उन्होंने संथाल विद्रोह को भी कुचल डाला। फिर भी प्रमुख मुकाबलों में हुए नुकसानों से स्पष्ट हो गया कि एक एशियाई सेना भी डटकर लड़े तो अंग्रेज सेना को हरा सकती है। वास्तव में अंग्रेज की शक्ति को कम समझकर भारतीयों ने इस समय एक बड़ी राजनीतिक भूल की। इस भूल की एक बड़ी कीमत 1857 के विद्रोहियों को चुकानी पड़ी। परंतु साथ ही इस कारण के ऐतिहासिक महत्व को नहीं भूलना चाहिए। जनता केवल इसलिए विद्रोह नहीं करती कि यह अपने शासकों को उखाड़ फेंकना चाहती है, इसके साथ ही उसमें यह भरोसा भी होना चाहिए कि यह काम वह कामयाबी के साथ कर सकती है। 1858 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया। डलहौजी की इस काम से कंपनी के सिपाही नाराज हो गए। इन सिपाहियों में 75,000 अवध के थे। अखिल भारतीय भावना के अभाव में इन सिपाहियों ने बाकी भारत को जीतने में अंग्रेजों की सहायता की, लेकिन उनके अंदर क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठा थी और उन्हें यह बात बुरी लगी कि उनका अपना प्रांत विदेशी अधिकार में आ गया। इसके अलावा अवध के अधिग्रहण के कारण सिपाहियों की आय पर भी बुरा असर पड़ा। अब अवध में उनके परिवारों के पास जो जमीन थी उन पर उन्हें अधिक टैक्स देना पड़ रहे थे। अवध के अधिग्रहण के लिए डलहौजी ने जो तर्क दिया था वह यह था कि वह जनता को नवाब के कुप्रबंध से तथा तालुकदारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता था, परंतु वास्तव में जनता को कोई राहत नहीं मिली। उल्टे साधारण जनता को अब पहले से अधिक भू राजस्व तथा खाने पीने की वस्तुओं, मकानों, खोमचों, ठेलों, अफीम और न्याय पर अधिक टैक्स देना पड़ रहे थे। नवाब का प्रशासन तथा सेना भंग होने से हजारों कुलीन, भद्रलोक, अधिकारी तथा उसके साथ साथ उनके अमले के लोग तथा सिपाही बेरोजगार हो गए। लगभग हर किसान के घर में कोई न कोई बेरोजगार हुआ। इसी तरह जो व्यापारी, दुकानदार तथा दस्तकार अवध के दरबार तथा कुलीनों की सेवा करते थे, उनकी भी जीविका चली गई। इसके अलावा अधिकांश तालुकदारों तथा जमींदारों की जागीरें भी अंग्रेजों ने जब्त कर लीं। संपत्तिहीन बने इन तालुकदारों की संख्या लगभग 21,000 थी। अपनी खोई जागीरों और सामाजिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए बेचैन ये लोग ब्रिटिश शासन के सबसे खतरनाक दुश्मन बन गए। डलहौजी द्वारा अवध तथा कई अन्य राज्यों के अधिग्रहण ने देसी रजवाड़ों के शासकों में खलबली मचा दी। अब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों के प्रति उनके झुक कर वफादारी जताने के बाद राज्य फैलाने की अंग्रेजों की भूख शांत नहीं हुई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। कारण है कि भारतीय शासकों के प्रति अपने मौखिक या लिखित
वादों तथा समझौतों को उन्होंने बार बार तोड़ा था। उनका राज्य हड़पा था। उनको अपना अधीन बनाकर उनके सरों पर अपने आदमी बिठा दिए थे। राज हड़पने या उन्हें अधीन बनाने की यह नीति नाना साहब, झांसी की रानी, बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बनाने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार थे। नाना साहब आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन दे रहे थे वह नाना साहब को देने से इनकार कर दिया। उनको अपनी पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने पर बाध्य किया। इसी तरह झांसी को हड़पने को की अंग्रेज की जिद ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा भड़काया। रानी की इच्छा यह थी कि उनके स्वर्गीय पति के सिंहासन पर उनका दत्तक पुत्र बैठे। वर्ष 1849 में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर यह घोषणा करके चोट की थी कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा। और 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इस शासन के कारण धर्म खतरे में है। इस भय का प्रमुख कारण उन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थीं जो हर जगह स्कूलों, अस्पतालों, जेलों और बाजारों में देखे जाते थे। ये मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने के प्रयास करते थे तथा हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा भोड़ा प्रहार करते थे। वे जनता की पुरानी और प्रिय परंपराओं और मान्यताओं की खुलकर हंसी उड़ाते और उनकी निंदा करते थे। साथ ही उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने जब कुछ लोगों का सचमुच धर्म परिवर्तन करवाया तो जनता को अपने धर्म के सामने उपस्थित खतरे का जीता जागता प्रमाण मिल गया। जनता को आशंका थी कि विदेशी सरकार इन मिशनरियों की गतिविधियों को संरक्षण देती है। सरकार के कुछ कामों तथा बड़े अधिकारियों की कुछ गतिविधियों से इस आशंका को और बल मिल गया। वर्ष 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों की अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इसके अलावा सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी रखती। थी। अनेक नागरिक और सैनिक अधिकारी मिशनरी प्रचार को प्रोत्साहन देना, सरकारी स्कूलों और जेलों तक में ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानववादी उपायों के कारण भी भड़की जो सरकार ने भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए। उनका मत था कि एक विदेशी ईसाई सरकार को उनके धर्म और परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को एक ही अनाधिकारी हस्तक्षेप की तरह लगे। पहले के भारतीय शासकों ने मंदिरों मस्जिदों से जुड़ी जमीन को उनके पुजारियों या सेवा संस्थाओं को कर से मुक्त रखा था। अब इनसे कर वसूल करने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। इसके अलावा इन जमीनों पर निर्भर अनेक ब्राह्मण और मुस्लिम परिवार गुस्से से उबल उठे और यह प्रचार करने लगे कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। 1857 का विद्रोह कंपनी के सिपाहियों का विद्रोह से आरंभ हुआ। इसलिए हमें देखना होगा कि ये सिपाही जिन्होंने अपनी निष्ठापूर्वक सेवा से कंपनी को भारत विजय में समर्थ बनाया था, जिन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा या आर्थिक सुरक्षा प्राप्त थी, क्यों एकाएक
क्यों एकाएक विद्रोही उठे। जहाँ पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि ये सिपाही कुछ भी हो भारतीय समाज के अंग थे, इसलिए दूसरे भारतीयों पर जो कुछ गुजरती थी उसे ये भी कुछ हद तक महसूस करके दुखी होते थे। समाज के दूसरे वर्गों, खासकर किसानों की आशाएं, इच्छाएं और दुख दर्द इन सिपाहियों के बीच भी प्रतिबिंबित होती थी। यह सिपाही दरअसल वर्दीधारी किसान ही था। अगर ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक कृत्यों से उनके निकट संबंधी पीड़ित होते थे, तो उस पीड़ा को ये सिपाही भी महसूस करते थे। वे भी इस सामान्य विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज उनके धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं और सभी भारतीयों को ईसाई बनाने पर आमादा थे। उनके अपने अनुभव भी इस विश्वास को बल देते थे। वे जानते थे कि सेना में राज्य के खर्च पर ईसाई धर्मोपदेशक मौजूद थे। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी धार्मिक जोश में आकर सिपाहियों के बीच ईसाई धार्मिक प्रचार किया करते थे। सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थीं। उन दिनों भारतीय लोग जाति के नियमों आदि का कड़ाई से पालन करते थे। ठीक है। सैनिक अधिकारियों की तरफ से सिपाहियों का जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था। वर्ष 1856 में एक कानून बना जिसके अनुसार हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता हो तो समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। इससे भी सिपाहियों की भावना को चोट लगी, क्योंकि उस समय की हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र पार यात्रा पाप थी और इसके दंड में किसी को जाति बाहर भी कर दिया जाता था। सिपाहियों को अनेक दूसरी शिकायतें भी थी। अधिकारियों तथा सिपाहियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी तथा ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों से अक्सर अपमान का व्यवहार करते थे। एक तत्कालीन ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा कि अधिकारी और सिपाही परस्पर मित्र नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहे। सिपाही को एक हीन प्राणी माना जाता है। उसे डंडा फटकारा जाता है, उसके साथ बुरा बर्ताव होता है, उसे निग्गर जैसा समझा जाता है, उसे सूअर कहकर पुकारा जाता है। छोटे अधिकारी उसे एक हीन प्राणी मानकर व्यवहार करते हैं। अगर भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज समकक्ष जितना श्रेष्ठ योद्धा हो तो भी उसे कम पैसा दिया जाता था और अंग्रेज सिपाही से भी बुरे ढंग से रखा या खिलाया पिलाया जाता था। इसके अलावा उसकी उन्नति की आशाएं भी नहीं के बराबर थी। कोई भी भारतीय 60 से 70 रुपये मासिक पाने वाले सूबेदार के ऊपर नहीं जा सकता था। वास्तव में सिपाही का जीवन ही कठिनाइयों से भरा था। स्वाभाविक था कि सिपाही इस बनावटी तथा उन लादी गई हीनता से खुश नहीं थे। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार T.R. फोल्स ने लिखा है, अगर वह हैदर अली जैसी सैनिक चतुरी का परिचय दे तो भी वह जानता है कि वह एक मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी यानी कि जितना वेतन नहीं पा सकता। लगभग 30 वर्ष तक निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद जो पद वह प्राप्त करेगा वह भी उसे इंग्लैंड के नए आए किसी रंगरूट की हुक्म अदायगी से सुरक्षित नहीं कर सकेगा। सिपाहियों के असंतोष का एक और भी तत्कालिक कारण हाल में जारी वह आदेश था कि सिंध या पंजाब में तैनाती के समय उन्हें विदेश सेवा भत्ता नहीं मिलेगा। इस आदेश के कारण सिपाहियों की बहुत अधिक संख्या के वेतन में भी बड़ी कटौती हुई। अवध अनेक सिपाहियों का घर था और उनके हड़पे जाने से उनकी भावनाओं को आग की तरह भड़का दिया गया। वास्तव में सिपाहियों के असंतोष पीछे एक लंबा इतिहास रहा। बंगाल में बहुत पहले 1764 में एक सिपाही विद्रोह घटित हो गया था। अधिकारियों ने 30 सिपाहियों को तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया था।
30 सिपाहियों को तोपों के मुंह पर, क्या बात है यार, किम जोंग उन की याद दिलाता है ये दृश्य, उड़ा दिया था और इस प्रकार विद्रोह को दबा दिया। वर्ष 1806 में वेल्लोर में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, मगर भयानक हिंसा का सहारा लेकर इसे दबा दिया गया और कई सौ सिपाही युद्ध में मारे गए। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट ने समुद्री रास्ते में बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। यह रेजिमेंट तोड़ दी गई थी। इसके निहत्थे सिपाहियों पर तोपखाने से गोले बरसाए गए थे और सिपाहियों के नेताओं को फांसी दे दी गई। 1844 में वेतन और भट्टा के सवाल पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया। इसी तरह अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने वाले थे। सेना में व्याप्त असंतोष को व्याप्त करने के लिए एक मुसलमान और एक हिंदू सूबेदार को गोली मार दी गई थी। सिपाहियों में असंतोष इस कदर व्याप्त हो चुका था कि 1858 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेडरिक हैलीडे को कहना पड़ा था कि बंगाल की फौज कमोवेश बागी और हमेशा विद्रोह के लिए तैयार थी और तय है कि कभी न कभी अगर संयोगवश उत्तेजना तथा अवसर मिले तो यह विद्रोह कर बैठेगी। इसी तरह बड़ी तादाद में भारतीय जनता तथा कंपनी के सिपाहियों के बीच विदेशी शासन के प्रति व्यापक और तीखी नापसंदगी बल्कि घृणा भी मौजूद थी। आगे चलकर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में इस भावना को इस प्रकार व्यक्त किया। धीरे धीरे यह सोच भारतीयों की आदत बन गई कि सभी कानून उन्हें नीचे गिराने को और तबाह करने और उन्हें तथा उनके देशवासियों को उनके धर्म से वंचित करने की दृष्टि से बनाए गए थे। अंत में एक समय वह आया जब सभी लोग अंग्रेज सरकार को एक धीमा जहर रेत की रस्सी या आग की घातक लौ समझने लगे। वे यह मानने लगे कि अगर आज ये सरकार के चंगुल से बच भी निकले तो कल तो वे फंसेंगे ही, और अगर कल भी बच निकले तो तीसरे दिन उनकी बर्बादी असंभावी है। लोग सरकार में परिवर्तन होते हुए देखना चाहते थे और ब्रिटिश शासन की जगह दूसरे शासन के आने के विचार से दिली खुशी महसूस करते थे। इसी तरह दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा जारी एक घोषणा में कहा गया, पहली बात यह कि हिंदुस्तान में जहां 200 रुपये मालगुजारी होनी चाहिए थी, यहाँ उन्होंने 300 रुपये वसूले हैं और जहाँ 400 रुपये होने चाहिए वहाँ उन्होंने 500 रुपये घसोटे हैं। अभी भी वे अपनी मांग बढ़ाए जाने पर अड़े हुए हैं। जनता को भिखमंगा बना दिया गया है। उन्होंने चौकीदारी टैक्स को दोगुना 4 गुना और 10 गुना बढ़ा दिया है और जनता को तबाह करना चाहते हैं। तीसरे सभी प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों की रोजी मारी गई है तथा लाखों लाख लोग जीवन की आवश्यकताओं से वंचित हैं। जब रोजी की तलाश में कोई एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है तो हर प्राणी पर सड़क की चुंगी के नाम पर 6 पाई ली जाती है तथा उसे हर गाड़ी पीछे 4 से 8 आने तक देने पड़ते हैं। केवल वे ही लोग जो सब चुकाते हैं सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा करने की छूट पाते हैं। हम अत्याचारी को दमन का कहाँ तक वर्णन करें। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि यह सरकार हर व्यक्ति का धर्म नष्ट करने पर तुल चुकी है। 1857 का ब्रिटिश नीति और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था, परंतु यह आकस्मिक घटना नहीं थी। लगभग एक शताब्दी तक पूरे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध तीव्र जन प्रतिरोध होते रहे थे। बंगाल और बिहार में जैसे ही ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए और जैसे जैसे यह नए क्षेत्रों को जीतता गया वहाँ भी ये विद्रोह फूटते गए। देश के किसी न किसी भाग में
सशस्त्र विद्रोह के बिना शायद ही कोई साल या एक बड़े विद्रोह के बिना शायद ही कोई दशक गुजरा हो। 1763 से 1856 के बीच 40 से अधिक बड़े विद्रोह और सैकड़ों छोटे विद्रोह हुए। इन विद्रोह का नेतृत्व अक्सर राजा, नवाब, जमींदार, भूस्वामी और पोलीगार करते थे, मगर लड़ने वाली फौजों में किसान दस्तकार पदच्युत भारतीय शासकों या जागीर और शस्त्रागार से वंचित कर दिए गए जमींदारों और पोलीगार के भूतपूर्व सैनिक होते थे। ये लगभग निरंतर चलने वाले विद्रोह कुल मिलाकर बहुत भयानक होते थे, मगर अपने प्रसार में ये पूरी तरह स्थानीय और एक दूसरे से असंबद्ध होते थे। उनके प्रभाव भी स्थानीय होते थे। तात्कालिक कारण 1857 ईस्वी तक विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था, केवल उसमें एक जलती तीली पड़ने की देर थी। चर्बी वाले कारतूस की घटना ने यह चिंगारी भी बारूद को दिखा दी, और सिपाहियों के विद्रोह पर उतर आने पर साधारण जनता भी उठ खड़ी हुई। नए एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया। इसके कारतूसों पर चर्बी सने कागज का खोल चढ़ा हुआ था, और कारतूस की राइफल में भरने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे। उन्हें लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। इनमें से अनेकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने के प्रयत्न कर रही है। बगावत का वक्त आ पहुंचा है। विद्रोह का आरंभ, उनकी प्रगति 1857 को विद्रोह स्वतः स्फूर्त और अनियोजित था, या यह किसी सावधानी पूर्वक तथा गुप्त रूप से किए गए संगठन कार्य का परिणाम था? निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब दे सकना कठिन है। वर्ष 1857 के विद्रोह के इतिहास का एक अजीब पहलू यह था कि इसका अध्ययन लगभग पूरी तरह ब्रिटिश दस्तावेजों पर आधारित है। विद्रोही अपने पीछे कोई दस्तावेज नहीं छोड़ गए। चूंकि वे गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे थे, इसलिए शायद वे कोई लिखित दस्तावेज नहीं छोड़ रखते थे। फिर यह भी कि वे हरा दिए गए तथा कुचल दिए गए, और घटनाओं के बारे में उनके विवरण उनके साथ ही नष्ट हो गए। अंतिम बात यह है कि बाद में भी वर्षों तक अंग्रेज विद्रोह के बारे में किसी भी सहानुभूतिपूर्ण उल्लेख को दबाते रहे, तथा जो भी विद्रोहियों का पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते। इतिहासकार तथा लेखकों के एक वर्ग का दावा है कि यह विद्रोह एक व्यापक और संगठित षड्यंत्र का परिणाम था। इसके सबूत में वे चंपातियों और लाल कमल के फूलों के गांव पहुंचने की घटनाओं, चपातियों तथा घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों और मदारियों के प्रसार का उल्लेख करते हैं। और दूसरे लेखक इतने ही दावे के साथ इस बात से इनकार करते हैं कि विद्रोह के पीछे कोई सुनियोजित तैयारी थी। उनका कहना था कि विद्रोह से पहले या बाद में भी रही कागज का एक टुकड़ा एक ऐसा नहीं मिला जिससे सुसंगठित षड्यंत्र का संकेत मिलता हो। विद्रोह का आरंभ, उनका कहना है कि विद्रोह से पहले या बाद में भी हो रही कागज का एक टुकड़ा एक ऐसा नहीं मिला जिससे सुसंगठित षड्यंत्र का संकेत मिलता हो। किसी गवाह तक ने इस तरह का कोई दावा कभी नहीं किया। 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ। दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जल्द ही उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण
में नर्मदा, दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आ गया। मेरठ में विद्रोह के भड़कने से पहले भी बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। वे एक नौजवान सिपाही थे जिन्होंने अकेले विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। ये तथा ऐसी ही अनेक घटनाएं इस बात का संकेत थीं कि सिपाहियों में असंतोष तथा विद्रोही भाव पक रहे थे। फिर इसके बाद मेरठ में विस्फोट हुआ। 24 अप्रैल को तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उनमें से 85 को 9 मई को बर्खास्त करके 10 साल की बामशक्कत सजाएं दी गई और जंजीरों में जकड़ दिया गया। इससे मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों में एक आम विद्रोह भड़क उठा। फिर अगले ही दिन 10 मई को उन्होंने अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया, अपने अधिकारियों को मार डाला तथा विद्रोह का झंडा बुलंद कर लिया। फिर जैसे कि कोई चुंबक उनको खींच रहा हो, वे सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ के सिपाही जब अगली सुबह दिल्ली में दिखाई पड़े तो वहां की पैदल सेना आकर उनके साथ मिल गई। उन्होंने अपने यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला और शहर को घेर लिया। बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली जल्द ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई तथा बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए। इस अंतिम मुगल बादशाह को जिस तरह स्वतः स्फूर्त ढंग से देश का नेता बना दिया गया, वह इस तथ्य का प्रमाण था कि मुगल खानदान के लंबे शासन ने इस खानदान को भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक बना दिया। केवल इस एक कार्य के द्वारा सिपाहियों ने एक फौजी विद्रोह को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया। यही कारण है कि पूरे देश के विद्रोही सिपाहियों के कदम अपने आप दिल्ली की ओर मुड़ गए और विद्रोह में भाग लेने वाले सभी भारतीय राजाओं ने मुगल सम्राट के प्रति अपनी वफादारी घोषित करने में कतई देर नहीं लगाई। फिर सिपाहियों के कहने पर या संभवतः उनके दबाव में बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उनको हटाने के लिए वे भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करें। जल्द ही बंगाल की पूरी सेना विद्रोह में शामिल हो गई और यह तेजी से फैल गया। अवध, रुहेलखंड, दोआ, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी जगहों पर ब्रिटिश साम्राज्य चरमरा उठा। अनेक रजवाड़ों में शासक तो अंग्रेज मालिकों के प्रति वफादार बने रहे, मगर उनकी फौजों में विद्रोह भड़क उठा। यह अब भड़कने के करीब आ गया। इंदौर के अनेक फौजी विद्रोह करके सिपाहियों से आ मिले। इसी तरह ग्वालियर के 20,000 से अधिक फौजी तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ चले गए। राजस्थान और महाराष्ट्र के अनेक छोटे सरदार अपनी जनता का भरोसा पाकर विद्रोही बन गए। उनकी यह जनता अंग्रेजों की कट्टर दुश्मन थी। हैदराबाद तथा बंगाल में भी छिटपुट विद्रोह हुए। यह विद्रोह जितना अधिक व्यापक था, उतनी ही इसमें गहराई भी थी। पूरे उत्तरी और मध्य भारत में सिपाहियों के विद्रोह ने नागरिक जनता को भी आम विद्रोह के लिए प्रेरित किया। सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति किए जाने के बाद साधारण जनता भी हथियार लेकर उठ खड़ी हुई और अक्सर बल्बों, कुल्हाड़ों, तीर धनुष, लाठियों और हंसियों तथा देसी बंदूक के साथ लड़ती रही। लेकिन अनेक जगहों पर सिपाहियों से भी पहले या जहां कोई फौज तैनात नहीं थी, वहां भी जनता ने विद्रोह करना आरंभ किया। किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी वाले मजदूरों तथा जमींदारों की व्यापक भागीदारी ऐसी चीज थी जिसने विद्रोह को उसकी वास्तविक शक्ति दी तथा इसे जन विद्रोह का चरित्र भी बना दिया। खासकर उन क्षेत्रों में जो आज उत्तर प्रदेश तथा बिहार में शामिल हैं। उन क्षेत्रों में किसानों तथा जमींदारों ने
सूदखोरों तथा अपनी जमीन के बेदखल करने वाले नए जमींदारों पर हमले करके अपनी तकलीफों को तात्या टोपे अपनी तकलीफों को खुलकर जाहिर किया। विद्रोह का लाभ उठाकर उन्होंने सूदखोरों की खाता बहियों तथा कर्जों के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित अदालतों, तहसील कार्यालयों, मालगुजारी के दस्तावेजों तथा थानों पर हमले किए। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि अनेक लड़ाइयों में सामान्य जनता की संख्या सिपाहियों से कहीं बहुत ज़्यादा थी। एक अनुमान के अनुसार अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मरने वाले लगभग 1,50,000 लोगों में 1 लाख से अधिक सामान्य नागरिक थे। यह भी ध्यान रहे कि जहां जनता विद्रोह में शामिल नहीं हुई, वहां भी लोगों ने विद्रोहियों के साथ सहानुभूति का व्यवहार किया। वे विद्रोहियों की हर जीत पर खुश होते रहे तथा अंग्रेजों के वफादार रहने वाले सैनिकों का सामाजिक बहिष्कार करते रहे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ सक्रिय शत्रुता का व्यवहार किया, उसे एक सहायता या सूचना देने से इनकार कर दिया और उसे गलत सूचना देकर गुमराह किया। लंदन टाइम्स अखबार के संवाददाता के रूप में 1858 से 59 में भारत का भ्रमण करने वाले W.H. रसल ने लिखा, कोई भी मिसाल ऐसी नहीं कि किसी गोरे की गाड़ी पर दोस्ताना निगाह पड़ती हो। उफ, ये आंखों की भाव शक की गुंजाइश कहाँ है, गलत समझाने की गुंजाइश कहाँ है। यही तो वह चीज़ है जिससे मैंने समझा कि हमारी जाति का अक्सर बहुत से लोगों को कोई डर नहीं होता, यह कि नफरत तो इससे सभी करते हैं। 1857 के विद्रोह का जन चरित्र उस समय भी स्पष्ट हुआ जब अंग्रेजों ने इसे कुचलने की कोशिश की। उन्होंने विद्रोही सिपाहियों को ही नहीं दबाया बल्कि दिल्ली, अवध, पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा, मध्य भारत और पश्चिम बिहार की जनता के खिलाफ भी एक भरपूर और निर्मम लड़ाई उनको लड़नी पड़ी। पूरे के पूरे गांव जला दिए गए तथा ग्रामीण और नगरीय जनता का कत्लेआम किया गया। अंग्रेजों को एक एक करके गांव से लड़ना पड़ा तथा उत्तरी भारत के अनेक भागों को फिर से जीतना पड़ा। लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी देना तथा फांसी के बाद सबके सामने पेड़ों से लटकाना पड़ा। इन सब से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में विद्रोह कितना फैल चुका था। 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। सैनिक तथा जनता हो या नेता, हिंदुओं या मुसलमानों के बीच पूरा सहयोग देखा गया। सभी विद्रोहियों ने एक मुसलमान बहादुर शाह को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था। मेरठ के हिंदू सिपाहियों के मन में पहला विचार दिल्ली की ओर कूच करने का ही आया। हिंदू और मुसलमान विद्रोही और सिपाही एक दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करते थे। उदाहरण के लिए विद्रोह जहां भी सफल हुआ वहीं हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए फौरन ही गौ हत्या बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा नेतृत्व में हर सतह पर हिंदुओं तथा मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। विद्रोह में मुस्लिम एकता की भूमिका का परोक्ष रूप से एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी एचिसन ने स्वीकार किया कि बहुत कड़वे मन से वह लिखता है, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। वास्तव में 1857 की घटनाओं से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मध्यकाल में तथा 1858 से पहले भारत की जनता और राजनीति अपने मूल रूप से सांप्रदायिक नहीं थी। वर्ष 1857 में विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा आरा विहार थे। दिल्ली में प्रतीक रूप से कहने को विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण सैनिक समिति के हाथों में था जिसके प्रमुख जनरल बख्त खान थे। इन्होंने ही बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया था तथा उनको दिल्ली ले आए। वे ब्रिटिश सेना में वे तोपखाने के एक मामूली सूबेदार थे।
बख्त खां विद्रोह के प्रमुख केंद्र में साधारण तथा निम्न वर्गीय जनता के प्रतिनिधि थे। विद्रोह के नेतृत्व की जंजीर में सबसे कमजोर खड़ी शायद सम्राट बहादुर शाह ही थे। उनका कमजोर व्यक्तित्व, उनकी अधिक आयु और नेतृत्व के गुणों का अभाव, इनके कारण विद्रोह के प्रमुख केंद्र में ही राजनीतिक दुर्बलता आई। इससे विद्रोह की अकथनीय हानि हुई पहुंची। नाना साहब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। साथ ही साथ बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने अपने को उनका प्रतिनिधि घोषित कर किया। नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था। अपनी देशभक्ति, शौर्यमय युद्ध तथा कुशल छापामार कार्रवाइयों के कारण तात्या टोपे अमर हो चुके थे। नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्लाह थे। वे राजनीतिक प्रचार कार्य के माहिर थे। दुर्भाग्य से नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करने के बावजूद उन्हें धोखे से मारकर अपनी बहादुरी पर कलंक का टीका लगा दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया। जब अंग्रेज शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए तो उन्होंने रेजिडेंसी की इमारत में शरण ले ली। आखिर में रेजिडेंसी का घेरा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि छोटी सी ब्रिटिश सेना उदाहरणीय धैर्य व बहादुरी से लड़ती रही। 1857 के विद्रोह के महान नेताओं में से भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक थी झांसी की युवा महारानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने झांसी की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी गोद लेने की रानी के अधिकार को नहीं माना, उनके राज्य का अपहरण कर लिया तथा उन्हें धमकी दी कि झांसी के सैनिक को विद्रोह के लिए भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा, तब रानी विद्रोहियों से आ मिली। रानी कुछ समय तक अनिश्चय की स्थिति में रही, लेकिन जब उन्होंने विद्रोहियों का साथ देने का फैसला लिया तो बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। तब से लेकर आज तक उनके शौर्य, साहस तथा सैनिक कुशलता की गाथाएं देशवासियों को प्रेरणा देती आ रही हैं। अंग्रेजों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई, जिसमें स्त्रियां तक तोपें चलाते और गोला बारूद बांटती देखी गई। उसके बाद रानी को झांसी से बाहर भागना पड़ा। तब उन्होंने अपने अनुयायियों को शपथ दिलाई कि हम अपने हाथों अपनी आज़ाद शाही स्वतंत्र राज्य की कब्र नहीं खोदेंगे। तात्या टोपे तथा अपने अफगान रक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया। अंग्रेजों के वफादार महाराज सिंधिया ने रानी से लड़ने की कोशिश की, मगर उनके अधिकांश सैनिक रानी से जा मिले। सिंधिया ने आगरा जाकर अंग्रेजों की शरण ली। यह बहादुर रानी सिपाही के वेश में घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी शहीद हुई, जो उनकी बचपन की साथी थी। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। लगभग 80 वर्ष के होते हुए भी वे विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता तथा रणनीतिज्ञ थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला